नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र सिंह शिक्षा दे राजेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं विकास के पर जो है इसमें आधुनिक भारतीय शिक्षा की शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले हमने प्राचीन भारतीय शिक्षा और मध्यकालीन भारतीय शिक्षा पर चर्चा की। आज हम आधुनिक भारतीय शिक्षा पर चर्चा करते हैं। आधुनिक भारतीय शिक्षा को हम 3 भागों में बांट देते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। एक ईस्ट इंडिया कंपनी शासित शिक्षा प्रणाली, दूसरा ब्रिटिश संसद द्वारा शासित शिक्षा प्रणाली और तीसरा स्वतंत्र भारतीय शिक्षा प्रणाली। ईस्ट इंडिया कंपनी शासित शिक्षा प्रणाली जिसकी अवधि जो होती है वो 1700 से लेकर 1857 तक का जो समय होता है, उस समय जो शैक्षिक कार्य होते हैं उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कराए जाते हैं। इसी में आज हम चर्चा करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के शैक्षिक कार्य। ईस्ट इंडिया कंपनी के शैक्षिक कार्य क्या थे, जो उसने शैक्षिक कार्य कराए थे आधुनिक भारतीय शिक्षा में, उसके शैक्षिक कार्य क्या थे, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहले कुछ प्रमुख जो शैक्षिक कार्य थे उसमें पहला था कलकत्ता मदरसा की स्थापना। कलकत्ता मदरसा की स्थापना भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और बंगला एवं फारसी के प्रगाढ़ विद्वान जो थे वारेन हेस्टिंग ने व्यक्तिगत प्रयास के फलस्वरूप 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। इसकी स्थापना का तात्कालिक कारण हेस्टिंग को कलकत्ता नगर के कुछ संभ्रांत मुसलमानों से प्राप्त होने वाला आवेदन पत्र था। इस कलकत्ता मदरसा में जो शिक्षा की अवधि थी वो 7 वर्ष की थी और इस यहाँ पर शिक्षा का माध्यम जो था वो अरबी थी। ठीक, इस शिक्षा संस्था में दर्शन, व्याकरण, अंकगणित, रेखागणित, तर्कशास्त्र, नक्षत्र विद्या, मुस्लिम कानून, धार्मिक सिद्धांत, इसकी शिक्षा दी जाती थी। कलकत्ता मदरसा को स्थापित करने में जो हेस्टिंग का प्रत्यक्ष उद्देश्य था कि कंपनी की नौकरी के लिए मुसलमानों को उचित प्रकार की शिक्षा प्रदान करना था, किंतु कूटनीति परायण हेस्टिंग के वास्तविक उद्देश्य के दर्शन हावेल ने एक वाक्य लिखा है और वो हावेल ने अपनी वाक्य को जो कहा है उससे स्पष्ट होता है कि वो कलकत्ता मदरसा की स्थापना उन्होंने क्यों कराई थी। हावेल के अनुसार कलकत्ता के मुसलमानों की सद्भावना प्राप्त करने के लिए वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा को स्थापित किया था। ठीक, जैसे हम और कह सकते हैं कि कलकत्ता के मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए ऐसा प्रयास किया गया था। दूसरा है बनारस संस्कृत कॉलेज। दूसरा कार्य था बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना। इस संस्था की स्थापना बनारस राज्य के रेजिडेंट जॉनेथन डंकन ने 1791 में इसकी स्थापना, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना जॉनेथन डंकन ने 1791 में की। इस संस्था में मनुस्मृति के अनुसार हिंदू धर्म सिद्धांत, न्याय कानून, गणित, इतिहास, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। जिस दृष्टि से मुसलमान नवयुवकों के लिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई थी, उसी दृष्टि से हिंदू नवयुवकों के लिए बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। इसके लिए लेकिन उसके और भी बहुत सारे उद्देश्य थे जिसको नूरुल्लाह और नायक ने कहा है। नूरुल्लाह और नायक के अनुसार बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कंपनी के नवविजित प्रदेशों की हिंदू जनता को, कंपनी के नवविजित जो नए उन्होंने जीता था
नवविजित प्रदेशों की हिंदू जनता की सद्भावना प्राप्त करने के प्रयास के परिणाम स्वरूप की गई थी। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना। फिर तीसरा है फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज जो कोलकाता का बहुत फेमस कॉलेज है, इस संस्था का निर्माण भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल, इस संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज जो संस्था थी, इस संस्था का निर्माण भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1800 में इसकी स्थापना की गई कलकत्ता नगर में। ठीक, इस संस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य बताते हुए टी.एन. सिक्वेरा कहते हैं कि यह कॉलेज कंपनी के असैनिक कर्मचारियों के लिए था और उनको भारतीय भाषाओं, हिंदी, मुस्लिम कानून, भारतीय इतिहास की शिक्षा प्रदान करता था। फिर है पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना। ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज था, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, डॉक्टर केरे थे, कोलब्रुक थे, ये सब वहाँ के, गिलक्राइस्ट थे, जिनको आधुनिक उर्दू का जन्मदाता कहा जाता है। इस कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में डॉक्टर गिलक्राइस्ट ने काम किया था। फिर है पूना संस्कृत कॉलेज। पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना सन 1818 में अंग्रेजों ने अंतिम पेशवा के राज्य का अंत करके बम्बई प्रेसिडेंसी का निर्माण किया। इस घटना के एक वर्ष बाद पूना का रेजिडेंट जो था एल्फिंस्टन इस नवनिर्मित प्रेसिडेंसी का गवर्नर नियुक्त हुआ था और पूना में कुछ समय तक निवास करने के कारण वह इस तथ्य से अवगत था कि पेशवागण अपने दक्षिणा कोष से लगभग 5 लाख रुपये प्रति वर्ष ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में दान देते हैं। एल्फिंस्टन ने इस दक्षिणा का कुछ अंश की सहायता से 1821 में इस दक्षिणा कोष से, जो पेशवाओं द्वारा दक्षिणा दिया जाता था, दान दिया जाता था, उस दक्षिणा कोष की कुछ सहायता से 1821 में पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। राजनीति निपुण एल्फिंस्टन का इस संस्था को स्थापित करने के 2 रीजन थे। पहला, एक कॉलेज बन जाएगा, और दूसरा जो दक्षिण के प्रभावशाली ब्राह्मण थे, जो पेशवा राज के समाप्त होने के कारण असंतुष्ट थे, उनको संतुष्ट करना। डॉक्टर श्रीधरनाथ मुखोपाध्याय कहते हैं इस बात को लेकर कि इस संस्था को खोलने का मुख्य उद्देश्य, इस संस्था को, मुखोपाध्याय के अनुसार इस संस्था को खोलने का मुख्य उद्देश्य एल्फिंस्टन का यह था कि पेशवा राज्य का अंत हो जाने के कारण ब्राह्मणों में असंतोष न फैले। ये कुछ 4 प्रमुख कार्य किए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शुरुआत में। इसके बाद आता है 1813 का आज्ञापत्र। 1813 का आज्ञापत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञापत्र का प्रत्येक 20 वर्ष में के पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पुनरावर्तन किया जाता है। इस उद्देश्य से सन 1813 का जो आज्ञापत्र पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत किया गया, उस पर घोर विरोध होते हुए भी ग्रांट और विल्बरफोर्स के दल को विजय प्राप्त हुई। इससे पहले वो 1793 में आज्ञापत्र आ चुका था, फिर नया आना था 1813 का आज्ञापत्र में। 1813 के आज्ञापत्र में धारा 43 जोड़ दी गई। धारा 43 में कहा गया कि प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि साहित्य के पुनरुत्थान और उन्नति के लिए, भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए तथा ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में जहां ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है, उन क्षेत्रों में वैज्ञानिक ज्ञान के प्रारंभ और प्रसार के लिए
1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, ये कहा गया। ठीक। नूरुल्ला और नायक ने कहा कि इस प्रकार इस आज्ञा पत्र ने भारत में शिक्षा प्रणाली का, राज्य शिक्षा प्रणाली का शिलान्यास किया। इसमें जो 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई थी, उसी में एक आगे चलकर विवाद पैदा हो गया। एक नूरुल्ला और नायक कहते हैं कि 1813 के आज्ञा पत्र ने भारतीय शिक्षा के इतिहास को एक नई दिशा में मोड़ा। अब प्राच्य पश्चात विवाद पैदा हो गया। इसी आज्ञा पत्र के धारा 43 में जो चीज कही गई थी, भारतीयों की शिक्षा का उत्तरदायित्व यहाँ पूर्ण रूप से जो कंपनी जिन क्षेत्रों में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, उन क्षेत्रों में शिक्षा का दायित्व ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा गया, कंपनी पर रखा गया और प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई। किंतु धारा में यह स्पष्ट नहीं, धारा 43 में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यह धनराशि किस प्रकार की शिक्षा पर व्यय की जाए, किस प्रकार की शिक्षा पर व्यय की जाए। इस प्रश्न को लेकर कंपनी के कर्मचारियों में विवाद हो गया, जिसको प्राच्य पश्चात विवाद के रूप में जाना गया। और इस विवाद के परिणाम स्वरूप 2 वर्ग बन गए, एक प्राच्यवादी और दूसरा पाश्चात्यवादी वर्ग, प्राच्यवादी वर्ग और पाश्चात्यवादी वर्ग। अब प्राच्य पश्चात विवाद के मुख्य कारण क्या थे? प्राच्य पश्चात विवाद के मुख्य कारण 1813 के आज्ञा पत्र के धारा 43 में प्रयोग किए गए साहित्य, 2 शब्द थे प्रयोग किए गए थे, साहित्य और विद्वान। इन 2 शब्दों को लेकर विवाद हुआ। साहित्य और विद्वान शब्द को लेकर विवाद हुआ। दोनों जो प्राच्यवादी थे वो अलग तरह से साहित्य शब्द की व्याख्या करते थे, जो पाश्चात्यवादी थे वो अलग तरह से साहित्य की व्याख्या करते थे। प्राच्यवादियों का मानना था कि यहाँ साहित्य, प्राच्यवादी जो थे, प्राच्यवादी जो कंपनी के पुराने अधिकारी कर्मचारी थे वो प्राच्यवादी थे। वो कहते थे कि यहाँ साहित्य का मतलब प्राच्य साहित्य से है, प्राच्य साहित्य मतलब अरबी और संस्कृत के साहित्य से है, और विद्वान का मतलब है इन अरबी और संस्कृत साहित्य के विद्वानों से। जबकि पाश्चात्यवादियों का मत था कि यहाँ साहित्य का अर्थ है अंग्रेजी भाषा और विद्वान का अर्थ है अंग्रेजी भाषा साहित्य के विद्वानों से। ठीक। तो अपने अपने तरह से लोग व्याख्या करने लगे, यही विवाद का मुख्य कारण था। प्राच्यवादी वर्ग था, उसका नेतृत्व जो कर रहे थे वो प्रिंसेस कर रहे थे। प्राच्यवादी वर्ग का नेतृत्व जो कर रहे थे वो प्रिंसेस कर रहे थे। प्राच्य शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व लोक शिक्षा समिति के सदस्य एच.टी. प्रिंसेस कर रहे थे, जबकि इनका समर्थन समिति के मंत्री विल्सन कर रहे थे। वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड मिंटो, ये सब, जॉनथन डंकन, ये सब प्राच्यवादी थे। ये कहते थे कि यहाँ साहित्य का मतलब अरबी फारसी और संस्कृत साहित्य से है, और विद्वान का मतलब अरबी फारसी और संस्कृत साहित्य के विद्वानों से। इनके अपने अलग अलग तर्क थे। जो प्राच्य शिक्षा के समर्थन ने प्राच्यवादियों ने तर्क दिए, उन्होंने कहा कि जो प्राच्यवादियों ने तर्क दिया कि पाश्चात्य भाषा साहित्य और ज्ञान विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करके भारतीय उनके समकक्ष हो जाएंगे। हम नहीं चाहते कि वो हमारे बराबर हो जाएं। ठीक। दूसरी चीज, कुछ विद्वानों का ये मानना था कि पाश्चात्य भाषा साहित्य और विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करके भारतीय जनता जागरूक हो जाएगी और ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़ी हो सकती है, हमारी नीतियों को समझ जाएगी, हमारा विरोध करने लगेगी। कुछ का मानना था, जो प्रिंसेस थे, प्रिंसेस का मानना था
कि भारतीय जनता पाश्चात्य भाषा साहित्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ है, इसलिए इसको पाश्चात्य भाषा साहित्य और ज्ञान की शिक्षा न दी जाए। विल्सन का मत था कि भारत में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान और साहित्य की शिक्षा देने से भारत में अंग्रेजों का विरोध होने लगेगा कि हमको जबरदस्ती अंग्रेजी सिखाई जा रही है, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जा रही है, इसलिए भारतीय अंग्रेजों का विरोध करने लगेंगे। अपने अपने तर्क थे, कुछ भारतीयों के दृष्टिकोण से सोचते थे और कुछ अंग्रेजों के दृष्टिकोण से सोचते थे। भारतीयों के दृष्टिकोण से जो सोचते थे वो कहते थे कि भारतीयों की अपनी सभ्यता संस्कृति है, अपना साहित्य है, अपना भाषा है, और अगर उसकी शिक्षा नहीं दी जाएगी तो वो स्वतः नष्ट हो जाएगी। भारतीयों के दृष्टि से सोचने वालों के लिए था। अंग्रेजों के दृष्टि से सोचने वाले के लिए था कि ये लोग पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान जान जाएंगे तो अंग्रेजों का विरोध करने लगेंगे, इसलिए इनको केवल प्राच्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जाए। फिर दूसरा वर्ग होता है पाश्चात्यवादी। पाश्चात्यवादी वर्ग में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नवयुवक अधिकारी थे, कर्मचारी थे, वो इसके समर्थन में थे। वो चाहते थे कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से केवल यूरोपीय ज्ञान विज्ञान तथा साहित्य को भारतीय जनता को पढ़ाकर उसे अपने धारा में जोड़ा जाए। अपने भाषा को श्रेष्ठ मानते थे। वो चाहते थे कि सभी जगह अपना हमारी भाषा और साहित्य की शिक्षा दी जाए। कुछ उसमें भी भारतीय दृष्टिकोण से सोचते थे और कुछ अंग्रेजों के दृष्टिकोण से सोचते थे। जो भारतीय दृष्टिकोण से सोचते थे वो कहते थे कि भारतीयों को पाश्चात्य साहित्य ज्ञान और विज्ञान से परिचित कराकर उनका मानसिक विकास किया जा सकता है। दूसरा, राजा राममोहन राय थे, वो पाश्चात्यवादी थे। उनका मानना था कि पाश्चात्य शिक्षा भारतीय आधुनिक ज्ञान विज्ञान में प्रगति करेगी। पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान हम सीख जाएंगे तो हम और आगे बढ़ सकते हैं और अपना विकास कर सकते हैं। हमारे ज्ञान विज्ञान में बढ़ोतरी हो जाएगी, हमारे ज्ञान विज्ञान की प्रगति होगी। इसके साथ साथ अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग कंपनी के व्यापार के लिए और शासन के लिए कनिष्ठ कर्मचारी के रूप में कार्य करेंगे, यानी कि क्लर्कों की कमी पूरी हो जाएगी। और ये कहते थे कि भारतीय जनता में अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक तैयार होंगे तो जो जन्म से तो भारतीय होंगे लेकिन विचारों से वो अंग्रेज होंगे, ऐसा वर्ग हम तैयार कर देंगे। तो ये अलग अलग तरीके से लोगों का मानना था। ठीक, एक कहता था कि जो भारतीय दृष्टिकोण से सोचता था वो कहता था कि भारतीयों के मानसिक उन्नत की जा सकती है पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के द्वारा। उनमें जो रूढ़िवादिता है उसको दूर किया जा सकता है, उनको समाज की विचारधारा से जोड़ा जा सकता है, ऐसा जो भारतीय दृष्टिकोण से सोचते थे। और जो अंग्रेजों के दृष्टिकोण से सोचते थे वो कहते थे कि हम अपने जैसा अगर बना लेंगे, उनको खान पान में और बाकी चीज़ों में अपने जैसा बना लेंगे तो हमारा विरोध आगे चलकर नहीं करेंगे। हम ऐसा एक वर्ग तैयार कर लेंगे जो देखने में तो भारतीय होंगे लेकिन विचारों से वो अंग्रेजों की तरह होंगे। ये उनका मानना था पाश्चात्यवादियों को। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो 1813 का आज्ञा पत्र था जिसमें शिक्षा की बात कही गई, शिक्षा की शुरुआत की बात की गई, उसका पहला और मुख्य उद्देश्य था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार हो रहा था भारत में और उनको ऐसे लोगों की जरूरत थी जो उनकी भाषा को समझ सके, उनके काम को कर सके, या कह सकते हो मजदूरों की और क्लर्कों की जरूरत थी जो अंग्रेजी भाषा को समझ सके, उनकी बातों को समझ सके, उनके काम लायक हो सके। इसलिए शिक्षा की शुरुआत कह सकते हैं की गई थी, शिक्षा देने की शुरुआत की गई थी। 1813 के आज्ञा पत्र में इसकी चर्चा की गई थी और इसी में 1813 के आज्ञा पत्र में ही जो धारा 43 था, धारा 43 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी जिन जिन राज्यों में शासन कर रही थी उन राज्यों में शिक्षा की जिम्मेदारी उसे सौंप दी गई और कहा गया 1 लाख रुपये, धारा 43 में 1 लाख रुपये रखे गए प्रतिवर्ष शिक्षा पर खर्च करने के लिए। वो 1 लाख रुपये साहित्य के संरक्षण में, विद्वानों के प्रोत्साहन में और
पाश्चात्य विज्ञान के शिक्षा में खर्च करने की बात की गई। इसी में दो शब्द आए, साहित्य और विद्वान। इसी को लेकर प्राच्य पाश्चात्य विवाद होता है। धारा 43 में जो साहित्य और विद्वान, वहाँ ये स्पष्ट नहीं किया गया था कि जो साहित्य होंगे वो किस भाषा के साहित्य होंगे और विद्वान होंगे वो किस भाषा और साहित्य के विद्वान होंगे। इसी को लेकर दो वर्ग बना था, प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी। यही नहीं, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी कर्मचारी दो वर्ग में हो गए, पूरा भारत लगभग दो वर्ग में बढ़ गया, प्राच्य और पाश्चात्य में। और कुछ पूरा ब्रिटिश पार्लियामेंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दो वर्गों में बढ़ गया, प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी। प्राच्यवादी जो प्राच्यवादी थे वो कहते थे कि भारतीयों को भारतीय भाषा और साहित्य की शिक्षा दी जाए, और यहाँ भाषा और साहित्य का और विद्वान का अर्थ अरबी, फारसी और संस्कृत साहित्य और विद्वानों से है। और जो पाश्चात्यवादी थे वो कहते थे कि यहाँ भाषा, साहित्य और विद्वान का मतलब अंग्रेजी भाषा, साहित्य और उसके विद्वानों से है। यही विवाद था। ये विवाद अगले 20 वर्षों तक चला, जब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नया 1833 का आज्ञापत्र संशोधित होकर आना था 20 साल बाद। उसमें अनुदान राशि जो 1 लाख रुपये थी उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया, और इस विवाद का अंत मैकाले ने किया था। आगे हम मैकाले के विवरण पत्र को पढ़ेंगे। धन्यवाद।